जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त, स्वस्थ और आनंदित होंगे। एक छोटी सी आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, तो हमने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बना देते हैं। आपका 11th का एग्ज़ाम होने वाला, तो रिवीजन पर्पज से ज़रूरी भी है। तो आइए छोटा सा डिस्कशन है करते हैं। आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब आप थोड़ा सा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्सेस वगैरह की बात की जाती है ना, तो उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होता है कि मोशन ऑफ ए कार ऑन अ कर्व पाथ, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बैंक्ड रोड, है ना, लीनिंग ऑफ साइकिलिस्ट एट कर्व पाथ। तो ये सब चीजें जो है थोड़ा सा डिस्कशन है। आइए सबसे देखते हैं मोशन ऑफ ए कार ऑन ए कर्व। कर्व माना कि कोई रास्ता है, रोड है, जिस तरह से कर्व है, इस पर कोई कार है जो टर्न ले रही है, कोई कार है, इस पर टर्न ले रही है ना। तो यहां पर बेटा ये टर्न लेते वक्त इनर्शिया की वजह से डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया करके इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन टर्न ले रही है, तो ड्यू टू इनर्शिया ये बाहर की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगी। ये कार बाहर की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगी। इस स्लाइड के अगेंस्ट में आएगा फ्रिक्शन फोर्स, दोनों व्हील्स पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F1 एंड F2। यही फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना। दोनों व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं R1 एंड R2। चूंकि रोड जो है ये प्लेन है, तो इसलिए फ्रिक्शंस जो होंगे F1 प्लस F2, यानी टोटल फ्रिक्शन जो होगा म्यू R1 प्लस म्यू R2 होगा। म्यू कॉमन कर लें, R1 प्लस R2 हो जाएगा। और चूंकि प्लेन रोड है तो टोटल रिएक्शन कार के वेट के इक्वल होगा, इंप्लाइज दैट F इक्वल टू म्यू इनटू mg। ये फ्रिक्शन फोर्स इतना काम करेगा और यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड या नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स therefore mu mg is equal to mv square by r. R is the radius of curved path, है ना, radius of curved path। ओके, दोनों तरफ m से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर जी। v स्क्वायर इक्वल टू हो गया म्यू आर जी, आर को लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो v की बात करें तो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर, यानी जो वेलोसिटी है वो इतनी होनी चाहिए। ध्यान देना बेटा, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू से कम है तब तो कार टर्न नहीं कर पाएगी, स्लाइड अवे हो जाएगी, बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगी। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा है या उससे इक्वल है तो कार आसानी से टर्न
ले पाएगी। तो कार टर्न ले पाए इसलिए जरूरी ये है कि फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां से देखें यहां पे लग जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू, तो सॉरी उल्टा हो गया, वेलोसिटी की तरफ लेस होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू, यहां पर फिर आप लगा सकते हो लेस आर इक्वल टू, है ना। मीन्स अगर आर रेडियस के पाथ पर प्लेन रोड पर कार को टर्न लेना है तो उसकी स्पीड अंडरवुड म्यू आर जी से कम होनी चाहिए, उसकी स्पीड अंडरवुड म्यू आर जी से कम या इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, बैंकिंग ऑफ अ रोड। व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ अ रोड? आप लोग जब हाईवे पर चलते होंगे ज्यादातर, है ना, तो वहां पर देखते होंगे जब कोई टर्न आता है तो हाईवे का इनर एज के कंपेरिजन में आउटर एज थोड़ा सा उठी हुई होती है, थोड़ा सा राइज अप होती है। रोड ऐसे नहीं टर्न लेता है, रोड की जो टर्निंग है वो ऐसे दिखती है, ऐसे। आउटर एज इज रेज्ड ओवर इनर एज। तो यही कहते हैं द रेजिंग ऑफ आउटर एज ओवर इनर एज ऑफ अ रोड एट द टर्निंग पॉइंट इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड, इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड, उसे बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। और रोड को बैंक्ड रोड कहते हैं। तो ऐसे रोड पर कार टर्न लेगी तो क्या होगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में क्या होगा, उसकी स्पीड कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है ना। तो टर्निंग ऑफ कार होना बैंक रोड, माना कोई बैंक रोड है जिसमें कोई कार है टर्न लेना चाह रही है, तो मैं इसको इस तरीके से डिजाइन करता हूं कार को। ये इसकी व्हील्स आपको दिख रही है, ये देखिए माना कोई कार टर्न ले रही है, तो अब देखो यहां पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे। ये रोड है जो बैंक है, थीटा एंगल से, ये एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया। आउटर एज इनर एज के कंपैरिजन में थीटा एंगल पर राइट है, इतना उठाएंगे। यहां पे काम करने के कौन कौन से फोर्सेस है, रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे मिल रहा है देखते हैं चीजों को। तो देखिए कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेट mg वर्टिकल डाउन। दूसरा आउटवर्ड स्वीपिंग होना है तो फ्रिक्शन इनवर्ड लगेगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन लग रहा होगा। और नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। और कोई फोर्स मुझे तो नहीं लगता कि कोई और भी फोर्स इस पर लग रहा है। तीन फोर्सेस हैं, वेट, फ्रिक्शन जो कि इनवर्ड है, तो ये क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और कोई फोर्स है आप विचार कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता, है ना। तो आइए जो फोर्सेस हैं इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन है, इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में कर लेंगे तभी हमको सॉल्व करना आसान हो पाएगा। आइए फ्रिक्शन की बात करें। फ्रिक्शन ऐसे है ना, ये वर्टिकल लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। फ्रिक्शन के बारे में देखो बेटा, यहां पर एंगल दिखाया गया है थीटा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए इधर वाला कंपोनेंट F cos थीटा हो जाएगा और इधर वाला कंपोनेंट S sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह से मतलब नॉर्मल रिएक्शन की बात हम करें, नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, ये देखो बेटा, ये इंक्लाइन प्लेन का पैरेलल लाइन है
नॉर्मल रिएक्शन तो इस पर 90 बनाएगा, 90 बनाएगा। और देखा जाए बेटा तो बहुत ही सिंपल वे में फ्री बॉडी डायग्राम हम आराम से बना पा रहे हैं। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि प्लेन के साथ रिएक्शन 90 बना रहा है, बनाता ही है। ये थीटा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। क्यों? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल 90, तो एक एंगल 90 माइनस थीटा का रिमेनिंग एंगल थीटा। तो सिंपल वे में आर का एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा आर कॉस थीटा, और इधर वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना। आइए देखते हैं कौन सा फोर्स क्या वर्क कर रहा है। हमने बताया डाउनवर्ड में एक mg भी वर्क कर रहा है। तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंसेस इच अदर, वर्टिकल फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं है, दे बैलेंस ईच अदर। देयरफॉर वी कैन राइट r cos theta इक्वल टू f sin theta प्लस mg। f sin थीटा को लेफ्ट साइड में है r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। और देखा जाए बेटा तो बहुत ही सिंपल सी बात यह है, ये जो कर्व पाथ है इसका सेंटर कहीं इधर होगा, और सेंटर की तरफ काम करने वाले फोर्सेस आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, यही दोनों मिलकर के रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मींस आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन नंबर 2। आइए इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 क्या होने वाला है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर अपॉन mg। मास मास से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर साइन थीटा। हाँ एक बात और, एफ को भी हम यहां से हटा सकते हैं, या दोनों साइड में आर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। क्या मिलेगा जल्दी, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा होल अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आर कॉस थीटा से हमने डिवाइड कर दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। वी स्क्वायर बाई आर जी आ गया, आर आकर के नीचे मल्टीप्लाई हो गया। बेटा यहां पर आर से कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब tan थीटा प्लस कॉस थीटा से कैंसिल, एफ बाई आर का मतलब म्यू होता है, होल अपॉन ये कैंसिल 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो बेटा यहां भी कंडीशन सेम है ना, क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी इंटू
प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट v इक्वल टू अंडर रूट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू rg, है ना। आपके एग्जाम के पर्पज से ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रिवाइजन करिएगा, खुद से भी बात करने की प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बेटा वेलोसिटी अगर इस वैल्यू से छोटी रहेगी, अगर वेलोसिटी इस वैल्यू से छोटी रहेगी तब तो कार आसानी से टर्न ले जाएगी, ये इक्वल रहेगी तो भी कार टर्न कर जाएगी। अगर इस वैल्यू से ज्यादा वेलोसिटी से कार आएगी तो बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी, वो टर्न आसानी से ले नहीं पाएगी। ओके प्यारे बच्चों, इसका तीसरा एग्जाम्पल है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट एट कर्व पाथ। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जब किसी कर्व पाथ पर आता है तो साइकिल को ऐसे बेंड कर लेता है ना, और जितनी ज्यादा स्पीड से आता है उतना ज्यादा बेंड कर लेता है। क्यों, क्या वजह है, ये देखते हैं कि बेटा साइकिल के टायर और अर्थ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन इतना इनफ नहीं होता वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। साइकिल के टायर और अर्थ सरफेस के बीच में, रोड के बीच में इतना फ्रिक्शन नहीं होता कि कर्व पाथ पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। इसीलिए साइक्लिस्ट बेंड कर जाता है, वो लीन होता है। जब वो बेंड करता है साइक्लिस्ट तो उसके नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो उसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। आइए देखते हैं कैसे। माना कि ये वर्टिकल है, ये रोड है, ये साइक्लिस्ट ऐसे बेंड किया, साइक्लिस्ट ऐसे मान लीजिए बेंड किया, वर्टिकल से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। बेटा जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इधर लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, वेट जो काम करेगा mg डाउनवर्ड काम करेगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, ये थीटा कट, ये भी थीटा हो जाएगा कंजुगेट एंगल, ये वर्टिकल लाइन से ट्रांसवर्स थीटा टू थीटा। ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा। तो r cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। vertical component of reaction will balance weight, and horizontal component will provide required centripetal force, means r sin theta is equal to mv square by r। हाँ, जो horizontal component है वो इससे required centripetal force से बड़ा या बराबर होना चाहिए, छोटा होने पर नहीं हो पाएगा, साइक्लिस्ट गिर जाएगा, बाहर की स्लाइड कर जाएगा, टर्न नहीं ले पाएगा। इसलिए r sin theta horizontal component must be greater than required centripetal force। डिटरमिनेंट कर दो, डिवाइड करते हैं तो दैट इंप्लाइज दैट r sin theta upon r cos theta is should be greater or equal to mv square by r upon mg। m से कैंसिल, मीन्स r से कैंसिल हो जाएगा, tan theta must be greater or equal to v square by r। तो बहुत ही सिंपल सी बात, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो v स्क्वायर मस्ट बी लेस और इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। rg tan थीटा फ्रिक्शन को यहाँ पे पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया, आप समझ रहे हैं बात को। सॉरी, स्क्वायर अगर हटा देंगे तभी स्क्वायर रूट चलेगा। तो वेलोसिटी अंडर रूट rg tan थीटा से छोटी होगी, उसके बराबर होगी, तो ही साइक्लिस्ट आसानी से बेंड कर पाएगा, अदरवाइज बेंड नहीं कर पाएगा। r क्या है यहाँ पर, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है जिस पर साइक्लिस्ट को टर्न लेना है, मुड़ना है।
ओके बच्चों, तो मुझे उम्मीद है सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन के इन एग्जांपल्स को आप समझ पाए होंगे और ये भी क्लियर हो पाया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, इट इज ओनली अ कैलकुलेशन, इट इज ओनली अ कैलकुलेशन दैट for a given velocity at a given radius what should be the centripetal force, which means net force acting towards center along radius. जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल पर रेडियस के अलॉन्ग सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए वो बताता है सेंट्रीपिटल फोर्स का ये कैलकुलेशन mv²r, जबकि mv²r कोई नया फोर्स नहीं है। फोर्स यही है, फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है या टेंशन है, इस तरह के अलग अलग जो डिफरेंट फोर्सेस नेचर में, इन्हीं में से कोई एक फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य करता है ना। तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप लोग रिविजन करिए और आपका एग्जाम जो है उसमें अच्छे से लिखिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं, तैयारी पर फोकस करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।